जय हिंद। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी की नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ग्लैंडुलर सिस्टम। इससे पहले जो पहली टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको बोलते हैं पाचन तंत्र, उसकी मैंने डाइजेशन की 6 वीडियो डाली हुई है। जो लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाएंगे, जब चैनल में मेरे विजिट करेंगे तो उसमें होगा प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट में आपको लिखा होगा बायोलॉजी, ठीक है, कैपिटल लेटर वाला बायोलॉजी। एक है स्मॉल जो पहले की प्लेलिस्ट है, और जो नया स्टार्ट किया गया है वो है बायोलॉजी कैपिटल लेटर में, ठीक है। उसको आप सर्च करिएगा तो आपको इसके पहले के टॉपिक दिखाई देंगे 6, जिसका नाम है डाइजेशन, जिसके 6 वीडियो दिखाई देंगे। उसमें पूरा कंप्लीट कर दिया गया है, ठीक है। और आज है आपका दूसरा चैप्टर जिसका नाम है ग्लैंडुलर सिस्टम, ग्रंथि तंत्र। और पहली बात तो ये बता दूं कि आपको मार्केट में जनरल साइंस के आप लोग देखेंगे तो कोई बढ़िया किताब नहीं मिलती, सबसे पहली बात। दूसरी बात, किसी भी जगह पे इसका बकायदे एक अच्छा नोट्स नहीं मिलता। और मैं आपको ये दावा करता हूं कि YouTube पे भी जो मैं पढ़ाऊंगा आपको बहुत रेयर है कि अब आपको ये मिल पाए। इसलिए इसको आप बकायदे देखिएगा। पूरा जनरल साइंस कंप्लीट कराऊंगा जिसमें आपके 10 टॉपिक हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में, और फिर कुछ प्लांट के हैं और सेल हैं, ठीक है। ये टॉपिक पूरा कंप्लीट आपका होगा। 15 से 16 टॉपिक बायोलॉजी की होगी, ठीक। और एकदम देखिएगा एग्जैक्ट जो क्वेश्चन यूपीएससी यूपीपीएससी में आते हैं वो आपके इस वीडियो से, इस नोट से कंप्लीट हो जाएंगे। ये मेरा दावा है। बहुत लोग दावा करने के बाद भी जो मैं अभी पढ़ाऊंगा आज एक्सोक्राइन ग्लैंड, ग्लैंडुलर सिस्टम में, उसको पढ़ाते ही नहीं है। एंडोक्राइन से स्टार्ट किए, मिड खत्म कर दिए। एक्सोक्राइन में क्या बताया? केवल लीवर। अरे भैया, एक्सोक्राइन में आपके 9 ग्लैंड आएंगे, ठीक है। और जिसको जानना बहुत जरूरी है, जहां से क्वेश्चन हर बार आते हैं और पता नहीं लोग क्यों दावा करने के बाद ही भूल जाते हैं। मेरा चैनल पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेड नहीं करना आपको। मन से पढ़िएगा, बाईलैंग्वेज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आराम से शुरू किया जाए। आइए देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ग्लैंडुलर में, तो ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं जो ग्लैंड होती हैं, ठीक ना। सब चीज लिखते चलिएगा साथ में, और स्क्रीनशॉट जिसको लेना होगा वो भी कर लीजिएगा। सबसे पहला आता है जिसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। अब एक्सोक्राइन का ग्लैंड का मतलब, जिसका हिंदी में अर्थ होता है बहिर्स्रावी ग्रंथि, ठीक है, बहिर्स्रावी ग्रंथि। अब ये मत समझिए कि बहिर्स्रावी ग्रंथि नाम है तो बाहर की ग्रंथि है, ठीक है। ये है सब हमारे ग्रंथि अंदर शरीर के ही, लेकिन इनका काम क्या है वो समझेंगे आप। जो बाहर की तरफ भेजते हैं, इसलिए नाम है बहिर्स्रावी ग्रंथि। मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है, सारे अंतर। दूसरा है इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, या इंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई? अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। और तीसरा होता है जिसे आप बोला जाता है मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि, ठीक है, मिश्रित ग्रंथि, MIXED, मिक्स्ड ग्लैंड। अब देखिए अंतर क्या है। जो भी ग्लैंड एंजाइम का निर्माण करे, ठीक है, उसे हम बोलते हैं, आंख मूंद के बताइएगा, वो होगा एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंजाइम का निर्माण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंजाइम फॉर्मेशन, ठीक है, एंजाइम का निर्माण करें। दूसरी बात, इसमें हर हाल में डक्ट होती है। डक्ट का मतलब नली, या इसी को बोलते हैं नलिका, ठीक है, नलिका होगी। और तीसरी बात, किसी भी हाल में इसका ब्लड से कोई भी टच नहीं होगा, ब्लड से संपर्क नहीं होगा। क्रॉस का मतलब नहीं होगा। ध्यान समझिएगा। एक्सोक्राइन आज हम लोग पढ़ेंगे, दूसरे दिन पढ़ेंगे इंडोक्राइन के बारे में, क्योंकि अपने आप में ये चैप्टर बहुत बड़े हैं, ठीक है। अब बहिर्स्रावी ग्रंथि एंजाइम का निर्माण करेगी, डक्ट होगा, ब्लड से संपर्क नहीं होगा, इसीलिए नाम क्या है इसका आपको बताएं तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, बहिर्स्रावी। अब समझिएगा ध्यान से। हमारे शरीर में ऐसी ग्रंथियां हैं जो पूरी तरह से बहिर्स्रावी ग्रंथि इसलिए कही जाती हैं क्योंकि वो हमारे शरीर के ऐसे भी चीज हैं एंजाइम जो बाहर निकालते हैं, ठीक। जैसे सबसे पहली ग्लैंड आती है सेरोमीन ग्लैंड। मैं पूरा डायग्राम से बनाऊंगा आपको, ठीक है, पहले सुन लीजिए। सुनने से एक आपका मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे कि हाँ पढ़ना क्या है। सबसे पहला होता है सेरोमीन ग्लैंड, जिसे हम बोलते हैं कान की ग्रंथि।
जिसे बोलते हैं हिंदी में कर्णमल ग्रंथि। ठीक, हिंदी बताऊंगा आपको, सेरुमिन ग्लैंड, कर्णमल ग्लैंड। ठीक है, क्या करती है भाई? ईयर वैक्स, कान के मैल को निकालने का काम करती है। तो ये देखिए बाहर आ रहा है कान का मैल। ठीक है, हल्का सा ईयर वैक्स रहना भी चाहिए क्योंकि कान का प्रोटेक्शन होता है ईयर का। ठीक है, तो अब ये क्या है जो बाहर निकाल रही है? बहिर्स्रावी ग्रंथि। ठीक, और जाहिर सी बात है कि किसी भी हाल में इसमें डक्ट होगा ही होगा, जाहिर सी बात है, कोई ना कोई नली तो है, इसीलिए ये बाहर एकदम इसका रास्ता है। क्यों? क्योंकि किसी भी हाल में इसका ब्लड से संपर्क नहीं है। कभी आप सुन रहे हैं कि कान से खून निकल गया, जिस दिन कान से खून निकल गया उस दिन मृत्यु भी निश्चित हो गई। ठीक है, दूसरी बात हमारी जब आती है इसी ग्लैंड को लें तो क्या आता है? लैक्राइमल ग्लैंड, आंख के ऊपर वाली ग्लैंड को बोलते हैं। जहां तक आंख आप खोलेंगे ना वो होता है लैक्राइमल ग्लैंड, और जो नीचे जहां तक खींचेंगे उसे बोलते हैं मेइबोमियन ग्लैंड। ठीक है, इसे अश्रु ग्रंथि बोलते हैं, इसे हिंदी में भी मेइबोमियन ही बोलते हैं। ये क्या करता है भाई? ये हमारे आंसुओं को स्टोर करता है। अब देखिए आंख से आंसू निकलता है, उसके लिए भी क्या है? एक अलग से नली है। ठीक है, और किसी भी हाल में उस नली का संपर्क ब्लड से होगा नहीं होगा। आप गाना सुनते हैं लहू बन के आंसू बरसने लगे हैं। ठीक है, ऐसा हकीकत में नहीं होता। जिस दिन लहू आंख से निकलने लगेंगे उस दिन अंत निश्चित है, फिर राम नाम सत्य है। ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके आंख से खून निकल आया। ठीक, क्यों? क्योंकि उसके लिए एक नली है, वहां से आंसू ही निकलेगा। तो अब आप अंतर समझ गए होंगे कि क्यों हम बोल रहे हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि, जो बाहर की ग्लैंड है तो शरीर के अंदर ही, लेकिन नाम है बहिर्स्रावी ग्रंथि। ऐसे बहुत से हैं, अभी इसको पढ़ेंगे समझेंगे, अंतर देखना है अभी। अब इंडोक्राइन ग्लैंड, तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि, ये भी अंदर है लेकिन ये अंदर काम करती है। क्या भाई? जस्ट इसका उल्टा। अब देखिएगा, जैसे इन्होंने किया एंजाइम का निर्माण, वैसे ये करेगा हार्मोन फॉर्मेशन, हार्मोन का निर्माण। ठीक है, और इसमें डक्ट होती है तो ये जाहिर सी बात है कि डक्टलेस होगी, मतलब इसी को बोलते हैं नलिका विहीन। इसमें नली नहीं होगी किसी भी हाल में। ठीक है, और तीसरी बात, हर हाल में इसका ब्लड से क्या होगा? संपर्क होगा। किसी भी हालत में बिना ब्लड के संपर्क के ये आगे बढ़ेगी नहीं, इसीलिए हार्मोन पूरे ब्लड पे ही चलते हैं। ठीक है, अभी बताएंगे एंजाइम क्या होता है, हार्मोन क्या होता है। ठीक, और मिक्स्ड ग्लैंड हम उसे कहते हैं जो दोनों काम करे। ठीक ना, जिसको आप बोले पूरी तरह से कि ये एंजाइम भी बनाएंगी प्लस ये हार्मोन भी बनाएगी। ठीक है, तो जो एंजाइम और हार्मोन दोनों बनाए उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, जिसमें पैनक्रियाज आता है। अच्छा, मैं क्यों कहा हूं कि इसके पहले देख ली टॉपिक, जो नए लोग हैं वो तो नहीं है देखे होंगे तो वो देखिएगा, और जो पुराने हैं वो रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं आप भूलेंगे, और उस तरह आप कहते भी हैं, आप भूले रहते भी हैं कि याद है लेकिन भूल जाते हैं आप। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है कि आपको यह ध्यान रखना है कि पिछली क्लास याद रहेगी। तो बायोलॉजी एक चेन है, पिछली क्लास पे ही इसकी सारी हर एक क्लास, हर पिछली क्लास से लिंक है, वो जुड़ी हुई है। तो जब आप इधर से समझेंगे ना, पिछली बातों को याद रखे रहेंगे, तभी आपको आगे की बात समझ में आएगी। जैसे मैंने पिछले टॉपिक पढ़ाया हुआ है डाइजेशन में कि पैंक्रियाज वो मिक्स्ड ग्लैंड है, तो उस समय क्या पढ़ाया था? एंजाइम के बारे में। 3 एंजाइम निकलती है लैट, जिसे बोलते हैं लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। ठीक है, और अब पढ़ाना है मुझे हार्मोन। खैर मैं रिवाइज करा दूंगा, लेकिन आप पिछली क्लास को बराबर देखते रहिएगा। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों ने बात पूरी अच्छी तरह समझी। अब देखिए सबसे बड़ा मसला होता है 2 चीज जो बहुत लड़के नहीं जानते हैं, जानते हुए भी, कि ये हार्मोन क्या है और एंजाइम क्या है, मेन रूप से इनका काम क्या होता है और ये क्या होते हैं। ठीक है, तो जरा इसको समझ लिया जाए। ठीक ना, देखिएगा सबसे पहली बात होगी कि हार्मोन क्या होता है। आइए देखिए, हम किसे कहते हैं हार्मोन। तो सबसे पहली बात कि हार्मोन एक प्रकार का रसायन है, एक केमिकल है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा कि हार्मोन एक रसायन है, एंजाइम भी एक रसायन है। तो हार्मोन एक रसायन है, केमिकल है, जिसे विभिन्न ग्रंथियों के द्वारा, मतलब जो भी ग्लैंड्स हैं आप देख ही रहे हैं पूरे एक्सोक्राइन में, विभिन्न ग्रंथियों के द्वारा क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा इसको रक्त में स्रावित किया जाता है, मतलब रक्त में बहाव किया जाता है। उसी पे ये चलते ही हैं। आपको दिखाया अभी कि ये पूरी तरह से क्या है?
ये डक्टलेस जहां पे रहेगा वहां ब्लड से संपर्क हार्मोन का होगा, तो ये आपके रक्त में स्रावित होंगे और रक्त के प्रवाह में ये जो रसायन है, जो हार्मोन है, शरीर के विभिन्न हिस्सों तक संदेश, मैसेज को ले जाने का कार्य करते हैं। इसीलिए इन्हें शरीर का संदेशवाहक मतलब मैसेंजर भी कहा जा सकता है हार्मोन को। और हार्मोन से हमारे शरीर के विकास में मेटाबॉलिज्म, प्रजनन आदि चीज के लिए, प्रजनन मतलब रिप्रोडक्शन आदि चीज के लिए उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये हार्मोन की जिम्मेदारी है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक भाव, जैसे इमोशन, गुस्सा आना, घबराहट होना, किसी पे प्यार आना आदि के लिए भी हार्मोन ही पूरी तरह से उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो अब आप बखूबी समझे होंगे पूरे हार्मोन का खेल। मेन जो वर्क है वो हार्मोन पे ही डिपेंड है। ठीक है, और अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे पहला खोजा गया हार्मोन कौन सा था, तो आप बताएंगे सेक्रेटिन हार्मोन। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, ये सबसे पहला खोजा गया हार्मोन है सेक्रेटिन हार्मोन। ठीक, दूसरी बात किया जाए अगर, तो जो हार्मोन शब्द है ना, इसकी उत्पत्ति जो है हार्मो से हुई है। ठीक है, और हार्मो का जो ये शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक शब्द से हुई है। ठीक है, और इसका अर्थ ही होता है कि मैं उत्तेजित मतलब एक्साइटेड करता हूं, मैं उत्तेजित करता हूं। ठीक, तो ये है हार्मोन का पूरा खेल। अब बात करें हम, तो बचा है एंजाइम। ठीक, तो एंजाइम बहुत से लोग जानते भी हैं और आज अच्छे से भी जान जाइए, तब हम पूरी बात करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड पे एंजाइम क्या है। ठीक है, तो ये भी अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, रसायन होते हैं। ठीक ना, केमिकल हार्मोन भी, केमिकल ये भी। ठीक, तो बेसिक अंतर जो है वो आप समझेंगे। उधर गुस्सा आना, किसी पे प्यार आना, घबराहट होना, शरीर में मैसेंजर का काम करना, ये सभी चीज की जिम्मेदारी किसकी थी, हार्मोन की। ठीक, और ये भी रसायन है, लेकिन इनका एक पर्टिकुलर कार्य है क्या, कि ये शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं जैसे भोजन को पचाने आदि को क्या करते हैं, तेज कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। तो मुख्य रूप से इनका काम क्या है, भोजन को पचाना। मतलब अगर बात करें तो इनका काम है मुख्य रूप से डाइजेशन। ठीक है, जिसको बोलते हैं पाचन। क्लियर, तो अब आप बेसिक अंतर समझ गए होंगे हार्मोन में और आपका एंजाइम में। अब आइए बात किया जाए कि हम लोगों को पढ़ना क्या है भाई, तो हम लोगों को पढ़ना है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक, तो आप डाल लीजिएगा हेडिंग एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो आज की टॉपिक है आपकी। ठीक ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसे बोलते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि। ठीक है, बहिर्स्रावी ग्रंथि। क्लियर, अब देखिए पहले एक बार स्ट्रक्चर हो जाए कि कितना हम लोगों को पढ़ना है। देखिए मान लीजिए ये एक व्यक्ति हैं। ठीक, अब इनके अंदर ये ग्लैंड कहाँ कहाँ पाई जाती है, जो मतलब हम ही लोग हैं। ठीक ना, तो सब एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात होगी। तो सबसे पहले, ठीक है, ये कान है, ठीक, ये आंख, ये नाक, ये मुंह मान लीजिए। ठीक ना, ये नाक हो गई, ये आंख हो गई। ठीक, हंसना नहीं है, एक छोटी सी इमेज है। ठीक है, समझने के लिए तभी इंपॉर्टेंट होगा। अब जो कान में पाई जाती है उसको हम बोलते हैं सेरुमीन ग्लैंड। क्लियर, जिसे बोलते हैं कर्णमल ग्रंथि। मैं सब आगे लिखूंगा, अभी वन बाय सब पे पढ़ना है, पहले जाने हम कि पढ़ना क्या है। ठीक, सेरुमीन ग्लैंड। दूसरी बात, जो ये आंख है, तो आंख के आप देखते हैं कि आंख के ये ऊपर, तो जो ऊपर वाला है उसे बोलते हैं लैक्राइमल ग्लैंड, जिसे बोलते हैं अश्रु ग्रंथि। ठीक, और आंख के नीचे, जो नीचे है उसे बोलते हैं मेइबोमियन, मेइबोमियन ग्लैंड या मेइबोमियन ग्रंथि। ठीक ना, ठीक है, मेइबोमियन ग्लैंड, और ये है आपका आंख के ऊपर लैक्राइमल ग्लैंड। ठीक, उसके बाद बात किया जाए तो फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पे हुआ आपका सेरोमिन, आंख के ऊपर लैक्राइमल, आंख के नीचे ये वाला, चाहे ये वाला, ये है आपका मेइबोमियन ग्लैंड। ठीक, उसके बाद स्किन की हम बात करते हैं तो फिर आता है आपका स्वेट ग्लैंड। ठीक,
स्वेट ग्लैंड, जिसे बोलते हैं श्वेत ग्रंथि या पसीना ग्रंथि। ठीक, फिर इसी स्किन पे जो सबसे अधिक हमारे नाक पे होता है, ठीक ना, उसे हम क्या बोलते हैं, सीबैकस या सीबैसियस ग्लैंड। ठीक है, उसे बोलते हैं सीबैकस या सीबैसियस ग्लैंड, जिसे बोलते हैं तैलीय ग्रंथि। ठीक, उसके बाद हमारे मुख में, हमारे लीवर में, हमारे एनल में एक पाई जाती है म्यूकस ग्लैंड। हमारे नाक में म्यूकस ग्लैंड, चिपचिपा पदार्थ जो खाने में भी भोजन को चिपचिपा करती है। ठीक है, तो वो भी आपकी पाई जाती है एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर ही, जिसको बोलते हैं म्यूकस ग्लैंड। ठीक है, म्यूकस ग्लैंड। ठीक, ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है, इसको भी पढ़ना है। फिर है आपका जो हमारे मुख में होता है, ठीक, उसको लिखिएगा, उसे बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड, जिससे आप अच्छी तरह से परिचित हैं, वो है सलाइवरी ग्लैंड, जिसे हम बोलते हैं लार ग्रंथि। ठीक, फिर यहां पे है आपका अमाशय, ठीक ना, और इस अमाशय में एक ग्रंथि होती है जिसे आप बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि, जो पूरी तरह से भोजन को पचाने का कार्य करती है। ठीक है, जठर ग्रंथि। और सबसे लास्ट में जो मैंने पहले दिन स्ट्रक्चर बनाया था, जो यहाँ पे होता है, जिसे आप बोलते हैं लीवर। लीवर अपने आप में सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यहाँ तक कि पूरे शरीर की, अगर पूरे शरीर की बात की जाए तो पूरे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी लीवर की है। ठीक है, तो हम लोगों को इतना पढ़ना है आज एक्सोक्राइन ग्लैंड में, वन बाय वन। तो आइए शुरू किया जाए, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। आइए अब नंबर 1 से शुरू किया जाएगा, सेरोमिन ग्लैंड से, तो साथ में लिखते चलिएगा। ठीक, पहला है आपका सेरोमिन ग्लैंड, जिसकी हिंदी होगी मैं लिख दूंगा, जिसकी नहीं होगी तो समझिए नहीं है। इसे बोलते हैं कर्णमल ग्रंथि। ठीक, सेरोमिन ग्लैंड क्या है भाई? तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कहां पाया जाता है, तो ये कान में पाया जाता है। ठीक, फाउंड कहां है, तो ये आपका ईयर। ठीक है, और दूसरी बात कि ये क्या निर्माण करता है, क्या फॉर्मेशन करता है, तो ईयर वैक्स का निर्माण करता है, ईयर वैक्स फॉर्मेशन। ठीक है, ये ईयर वैक्स क्या होता है, इसे ही हम कान का मैल कह लीजिए, चाहे इसे आप बोल लीजिए कान का मुंह। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन करे कि ईयर वैक्स का निर्माण कौन करता है, तो आप कान नहीं बताएंगे, आप बताएंगे सेरोमिन ग्लैंड बताएंगे। ठीक है ना, भोले नहीं बनिएगा। ईयर वैक्स आप पढ़े लिखे हैं, आप यूपीएससी के बच्चे हैं, और आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि ईयर वैक्स का निर्माण कौन करता है, प्रेम से कह रहे हैं कान। ठीक है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, बताएंगे तुरंत सेरोमिन ग्लैंड, ऑप्शन भी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, इतना मुझे याद रहे। अब नंबर 2 पे आता है आपका, जिसे हम बोलते हैं लैक्राइमल ग्लैंड। तो ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब ये आंख है, ठीक है, तो जो ये वाला आपका एरिया है ऊपर वाला, ठीक ना, इसे ही हम बोलते हैं लैक्राइमल ग्लैंड। ठीक, जो दूसरा वाला है, आइए लिखा जाए, जिसे बोलते हैं लैक्राइमल ग्लैंड, जिसे बोला जाता है अश्रु ग्रंथि। ठीक है, रोचक है, यहां हर चीज जानना भी है। ऐसे ये सेरोमिन ग्लैंड है, मैं बॉक्स में कर दे रहा हूं ग्लैंड का, कम से कम आपको ये रहे कि ये हेडिंग के तौर पे है, इंपॉर्टेंट है ये ग्लैंड है। ठीक, अब लैक्राइमल ग्लैंड इस आंख को बताया था ना, जहां तक खोलेंगे ये ऊपर, जहां तक जाएगा अंत तक, ये व्हाइट वाला, वहीं पे है आपका लैक्राइमल ग्लैंड। ठीक है, अब ये क्या क्या करता है उसको लिखते चलिएगा। सबसे पहली बात क्वेश्चन करेगा लैक्राइमल ग्लैंड कहां पाया जाता है, तो आप बताएंगे आंख में पाया जाता है। ठीक है, दूसरी बात क्या करता है भाई, तो जाहिर सी बात है क्या करेगा, तो आंसू, टीयर्स, आंसुओं का निर्माण करता है, टीयर्स फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर यहीं पे एक चीज इंपॉर्टेंट है क्या, जिसका नाम है पंकटम। ठीक, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पंकटम, ध्यान से समझिएगा। ये पंकटम भैया है कौन,
पंकटम। आंसुओं का निर्माण करता है लैक्राइमल ग्लैंड, ठीक, और आंख में पाया जाता है। और इसी लैक्राइमल ग्लैंड हमारी आंख में एक पंकटम होता है कि जब लैक्राइमल आंसू का निर्माण करेगा तो पंकटम जी क्या करेंगे, ये टीयर्स स्टोर करेंगे, आंसुओं को स्टोर करेंगे, ठीक है। इनकी जिम्मेदारी है कि आप आंसुओं को स्टोर कर लीजिए, ठीक। और जैसे ही आंसू अधिक हों उनको नाक में भेज दीजिए, ठीक। तो आंसुओं को नाक में भेजने का काम भी पंकटम करता है। अब दिमाग में आ रहा होगा ये पंकटम कौन है, तो आप देखे होंगे यहाँ पे, चाहे आप किधर भी लीजिए आंख में, अगर दो आंख इधर बनाते तो मैं इधर बनाता इस चीज को, ठीक, इधर और इधर। मान लीजिए ये भी एक आंख है तो इधर, दोनों आंख में इधर और इधर। आप देखिए, अब मुझे देखिए यहाँ पे, देखिए दोनों आंख में ये क्या दिखाई दे रहा है, ये मांस का टुकड़ा दिखाई दे रहा है, लोथड़ा टाइप का, लाल रंग का होता है, छोटा सा दिख रहा होगा, ठीक। ये इसी को बोलते हैं पंकटम। और यही जब आंसू हमारे निर्माण फॉर्मेशन चलता है लैक्राइमल ग्लैंड के द्वारा, तो इसी पंकटम के द्वारा स्टोर किया जाता है आंसुओं को। क्लियर? जो हमारे आंसू हैं उसको स्टोर करने का काम कौन कर रहा है, पंकटम कर रहा है, ठीक है। अब जब आदमी इमोशनल होता है तो पंकटम स्टोर करता है, आंसू तो ऑलरेडी लैक्राइमल बना चुका है, ठीक है। हम व्यक्ति हैं तो हमारे अंदर तो सब चीज होगा, ठीक है। मतलब व्यक्ति का मतलब हम क्रिएचर हैं, जीव हैं, तो इमोशन रहेगा ही रहेगा। तो जैसे ही आंख में आंसू का निर्माण होना शुरू हुआ और जब ज्यादा बनना शुरू हुआ तो पंकटम स्टोर करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही आप इमोशनल और ज्यादा हो गए, अभी तक आपने सुना कि हमारी गर्लफ्रेंड की शादी हमसे नहीं होगी, बहुत दुखी है, और सुन लिए कि किसी और के साथ उसका चक्कर था, वो भाग गई। अब आप जो भकर भकर के रोएंगे ना, एकदम सांड की तरह, तो जो ये पंकटम है वो भी आंसुओं को स्टोर नहीं कर पाएगा, वही नाक में भेज देगा। तभी आप देखते हैं कि नाक भर जाती, तो ये समझिए कि कफ है, वो कफ नहीं होता, वो आंसू होते हैं जो इसमें आ जाते हैं, जाम हो जाता है, सांसें नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो यही काम है पंकटम का, कि एक लिमिट तक आंसुओं को स्टोर करेगा और जब उसकी लिमिट क्रॉस होगी तो नाक में भेज देगा, ठीक है। तो ये है आपका पंकटम। अब आप भली भांति समझ गए होंगे लैक्राइमल ग्लैंड को। अब हम बात करेंगे इसी के नीचे वाला, जिसे हम बोलते हैं मेबोमियन ग्लैंड को, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए। अब ध्यान से समझिए, जो तीसरा है, ठीक ना, जिसे हम बोलते हैं मेबोमियन ग्लैंड, ठीक है, जिसे बोलेंगे मेबोमियन ग्लैंड। शायद हिंदी में भी इसे मेबोमियन ही कहते हैं, तो लिख लीजिएगा मेबोमियन ग्लैंड, ठीक ना। अब ये देखिए वही चीज है, तो जैसे ये आंख है, ठीक, तो ये वाला था लैक्राइमल, और जो ये वाला है नीचे वाला, ये हो जाएगा क्या, मेबोमियन ग्लैंड। अब मुझे देखिए, फिर इधर तक खोले थे तो लैक्राइमल था, जहां तक व्हाइट वाला जाएगा, और जब इधर तक नीचे करेंगे इसको, तो ये जो पूरा दिख रहा है ये आपका क्या है, मेबोमियन ग्लैंड है। और इसका भी क्या काम है, तो इसके सिर्फ दो काम है। सबसे पहला ऑयल का निर्माण करना, ऑयल फॉर्मेशन, ठीक है। और दूसरी बात, ऑयल के साथ साथ ये कीचड़ फॉर्मेशन भी करता है, कीचड़ का निर्माण, ठीक ना। क्या करता है भाई, कीचड़ का निर्माण करता है, ठीक। जब हम दिन भर रास्ते में चलते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, जब दिन भर हम एक्टिविटी करेंगे बाहर निकल के, तो धूल धक्कड़ आएगा ही, वो आंख में पड़ेगा ही। देखिए ईश्वर ने हर चीज बनाई है, आप देखिए अभी लैक्राइमल सेल में हर चीज, पूरा शरीर ही विज्ञान है, और जो विज्ञान है वो नेचर है, तो ईश्वर है। तो हमारा जो आंख है वो दिन भर धूल धक्कड़ को झेलता रहता है, तो क्या अंदर जाता है, कभी तकलीफ नहीं होती है। जितने भी आपके धूल, पोल्यूशन, जितने पार्टिकुलर मतलब सूक्ष्म कण जितने भी होते हैं आपके, वो सभी जब जाएंगे तो यहीं पे तेल रहता है आंखों में, मेबोमियन ग्लैंड हमेशा निर्माण करती रहती है, और वो एकदम उसको खींच के एब्जॉर्ब करके चिपकाता रहेगा। और जैसे आप घर जाएंगे रात में, वो उसके आप सो गए और जब सुबह उठे तो यही मेबोमियन क्या करता है, ये सारे ऑयल में जिस डस्ट को ये चिपकाया था, उसी आंख में सब तैर रहे थे, चिपका के रखा था कि आंखों दिक्कत ना हो,
और सुबह उठे तो वो एक पास इधर चाहे इधर जमा हो जाता है, जिसे आप बोलते हैं कीचड़, और आप साफ करते हैं, निकालते हैं। इसीलिए आप जितनी ज्यादा जर्नी करेंगे, जितनी ज्यादा यात्रा करेंगे, आप देखिएगा उतने ही ज्यादा कीचड़ आपको दिखाई देगा, अगर आंखें खुली हैं और अगर आप मतलब ज्यादातर बाहर निकल के घूम रहे हो, फोर व्हीलर में ना हो, ट्रेन में पैक ना हो तो। और जब आप कहीं किसी भी जगह किसी सिटी में अगर आप उसको घूमने के पर्पज से गए हैं, रात में सोइए, कीचड़ आपको ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है, इसका काम ही है मेबोनियन ग्लैंड का ऑयल और कीचड़ का निर्माण करना। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला जो हमारा है वो है स्वेट ग्लैंड। ठीक ना, जो अगला है उसे हम बोलेंगे स्वेट ग्लैंड। आइए लिखिएगा, चौथा जिसे बोलते हैं स्वेट ग्लैंड। ठीक, और इसी को बोलते हैं पसीना ग्रंथि, या इसी को बोलते हैं स्वेद ग्रंथि। ठीक, तो ये हमारी स्वेद ग्रंथि या पसीना ग्रंथि है। अब ये क्या काम करती है भाई? तो सिंगल काम है इनका कि आप पसीने का निर्माण करिए, स्वेट फॉर्मेशन करिए। ठीक, तो ये पसीने का निर्माण करती हैं। ठीक है ना, इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। और आप जानते हैं कि इस पसीने के निर्माण को करना स्वेट ग्लैंड, और तीसरी टॉपिक पढ़ाएंगे जब नर्वस सिस्टम इसी के बाद आएगी, तो इनको प्रेरित कराने का काम कि पसीना अब निकलने का समय हो गया है तो स्वेट ग्लैंड आप एक्टिव हो जाइए, वो कौन करता है? हाइपोथैलेमस, हमारे ब्रेन का पहला पार्ट। हमारे ब्रेन में फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हिंड ब्रेन है। जो फोर ब्रेन का पार्ट है वो दो पार्ट है, पहला है सेरिब्रम, दूसरा डायंसीफेलॉन। उस डायंसीफेलॉन का भी दो पार्ट है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। वही हाइपोथैलेमस पसीना निकालने के लिए इनको क्या करता है? उत्तेजित करता है, प्रेरित करता है, स्टिमुलेट्स करता है। किसको? स्वेट ग्लैंड को। तो इनका एक काम है पसीने का निर्माण करना। बॉडी गर्म हुई, आपने एक्सरसाइज किया, पसीना निकला। देखिए नेचर को, पसीना नहीं निकलता, फट के मर जाते। अब आप गर्म हुए हैं, एकदम एक्सरसाइज करके दौड़े धूपे कोई भी मेहनत किए हैं, गर्मी का दिन आ गया, पसीना निकल रहा है, क्यों? तुरंत स्वेट ग्लैंड एक्टिव हो गई, क्योंकि शरीर गर्म हो चुका है। जैसे पानी आएगा पसीने के रूप में, तुरंत आपकी बॉडी ठंडी हो जाएगी, और हल्की भी हवा चलेगी तो बहुत अच्छा लगेगा, बिना पंखे के भी। इसीलिए नेचर ने हर चीज बनाया है। तो स्वेट ग्लैंड क्या करता है? पसीने का निर्माण करता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है हमारा सीबेसियस ग्लैंड। ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं तैलीय ग्रंथि। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं तैलीय ग्रंथि। अब इनकी जिम्मेदारी देखिए, अब ये क्या करते हैं, देखिएगा, ये सीबम का निर्माण करते हैं। किस चीज का भाई? सीबम फॉर्मेशन, सीबम का निर्माण करना। ठीक है, अब बात आएगी ये सीबम क्या है। ठीक है ना, ये है सीबम। ठीक, तो ये सीबम क्या है भाई? तो इसी को हम बोलते हैं, सीबम को, नेचुरल मॉइस्चराइजर। लिख लीजिएगा, ये नेचुरल मॉइस्चराइजर है, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक नमी प्रदायक क्रीम। ठीक, सीबम का निर्माण कार्यक्रम जो है वो किसके द्वारा होता है? सीबेसियस ग्लैंड के द्वारा। और सबसे अधिक ये सीबम का निर्माण होता कहाँ है? तो आप बताएंगे नाक पर। ठीक है, सीबम का निर्माण सबसे अधिक कहाँ? नाक पर। अब ध्यान से समझिएगा, सीबेसियस ग्लैंड का काम है सीबम का निर्माण करना पूरी बॉडी पे। तो जीव जंतु में ज्यादा दिखता है। जैसे आप गाय को छुएंगे तो पूरी बॉडी उसकी लगेगी वेलवेट टाइप की, एकदम चिकना, वो सीबम है। पक्षियों को देखेंगे, कोयल वगैरह, कौवा या तोता, उन पे क्या है? पानी की बूंद भी पड़ती है तो बहुत कम, बहुत भयंकर बारिश हुई तब वो कायदे से भीगते हैं, नहीं तो पानी मोती की तरह डगरते हुए, स्लिप करते हुए बह जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा सीबम है। सीबम क्या है? एक तरह से ऑयल कहिए। सुबह जब आप गर्मी के दिन में ज्यादा दिखाई देता है, आप सो के उठिए तो देखते हैं नाक पे एकदम चमकती हुई तेल दिखाई देती है, वो मॉइस्चराइजर है। नाक जल्दी आपकी ड्राई होती नजर नहीं आएगी। बहुत लोग जिनका ऑयली फेस होता है उसी को बोलते हैं सेबेसियस फेस। ये ग्लैंड एक्टिव है। ठीक है, और ये क्या कर रही है? उनको किसी भी परिस्थिति में, उनको आप जम्मू कश्मीर भेज दीजिए, रसिया भेज दीजिए,
ग्रीनलैंड भेज दीजिए 90 डिग्री पे, फिर भी कई लोगों का चेहरा कभी ड्राई ही नहीं होता। वो बढ़िया से उनके शरीर में तेल निकल रहा है। किसी किसी का इतना नाक से तेल निकलता है कि 1 लीटर का डब्बा भर लेंगे बोतल, ठीक है, गर्मी में देखेंगे आप। और किसी किसी में कम ये फॉर्मेशन होता रहता है, ठीक है। लेकिन ये हमारे शरीर में क्या करता है, ये नेचुरल मॉइस्चराइजर काम करता है, इसे बोलते हैं सीबेसियस ग्लैंड। अगला देखा जाए, स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़िए। तो अगला है हमारा छठवां, जिसे हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। इसके बारे में मैंने पहले चैप्टर में खूब पढ़ाया है, तो उसको आप देखेंगे तो आपकी चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं लार ग्रंथि, ठीक। क्या है भाई, ये लार ग्रंथि, ठीक ना। सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, तो सिर्फ एक काम लिखिएगा, जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम है उनका फॉर्मेशन करना, निर्माण करना, ठीक है। ये पाचक एंजाइम, ठीक ना, पाचक एंजाइम का निर्माण करती है, ठीक। और ये सलाइवरी ग्लैंड कहां पाई जाती है, तो आप बताएंगे माउथ, मुंह में, ठीक है ना। और ये क्या करती है भाई, पाचक एंजाइम का निर्माण कार्य करना। अब इसी की तरह दूसरा जो अगला है उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ध्यान से समझिएगा, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, जगह चेंज है बस शरीर में। गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसे बोलते हैं जठर ग्रंथि। क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथि, ठीक ना। ये क्या करती है गैस्ट्रिक ग्लैंड भाई, ये भी पाचन का काम करती है, मतलब ये भी पाचक एंजाइम का निर्माण करती है, ठीक। मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर्मेशन इसकी भी जिम्मेदारी है। ये मुंह में करते हैं और ये स्टमक में, आमाशय में करती है। क्लियर, अब समझ गए होंगे, ठीक है। इनकी जिम्मेदारी मुंह में पाचक एंजाइम को करना है और इनको गैस्ट्रिक ग्लैंड की ठेकेदारी आमाशय में है, जिसमें आपको मैंने पहले टॉपिक में बखूबी पढ़ाया था कि इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस बनता है, जिसमें 2 एंजाइम देखने को मिलते हैं। एक है आपका पेप्सिन और दूसरा है आपका रेनिन। और यही मैंने बखूबी बताया था आपको कि यही पेप्सिन सबसे पहली बार हमारे बॉडी में प्रोटीन को तोड़ता है। अगर बॉडी में सबसे पहली बार प्रोटीन ब्रेक होता है, वो कौन सा एंजाइम है बताएंगे, पेप्सिन एंजाइम, जहां से प्रोटीन टूट के क्या बनता है, पेप्टोन बनता है। और ये रेनिन क्या करता है, दूध से दही बनाता है। बच्चा दूध पिएगा तुरंत वॉमिटिंग करेगा, दही निकलेगा। तो रेनिन का यही काम होता है, ठीक। और ये दोनों कहां बनते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा, आमाशय में गैस्ट्रिक जूस से, ठीक है। तो ये है आपका 7वां गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये सभी आप क्या पढ़ रहे हैं, ये सभी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। जहां ब्लड से संपर्क नहीं होगा उसमें एंजाइम का काम होगा और उसके लिए एक डक्ट होगी, नली होगी, ठीक है ना। अब आइए अगला देखा जाए, 8वां, जिसे हम बोलते हैं म्यूकस ग्लैंड, ठीक है। म्यूकस ग्लैंड ये क्या करती है भाई, तो ये म्यूकस का निर्माण करती है। म्यूकस का मतलब चिपचिपा पदार्थ, ये म्यूकस का निर्माण करती है। जहां होती है जरूरत म्यूकस की, तो इनकी जिम्मेदारी है म्यूकस का निर्माण करना, चिपचिपा पदार्थ। जैसे खाने में चौथा एंजाइम भी म्यूकस ग्लैंड से था बना हुआ। म्यूकस वो क्या है, जब हम खाने को चबाते हैं तो जैसे आपके शरीर में डाइजेस्टेज और टाइलिन और लाइसोसोम एंजाइम मिलना शुरू होते हैं भोजन में, तो जो लार के द्वारा स्लिप करने का होता है चिपचिपा, वो कौन करता है, यही म्यूकस करता है, ठीक है। और हमारी जो 9वीं है ग्रंथि एक्सोक्राइन, वो है लीवर, जिसको मैंने बखूबी पढ़ाया था आपको किस चैप्टर में, पहले चैप्टर में, उसको देख लीजिएगा। अब यहां और विस्तृत पढ़ना है। यकृत, जिसे इसी को बोलते हैं जिगर, ठीक ना। और जो लोग जिगर उल्टा सीधा जान रहे थे, आज वो सच्चाई जाने कि जिगर, जिगर का मतलब जिगर यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। जिगर का मतलब बहुत लोग सोच लेते हैं कि दिल है, ठीक ना। कलेजा, कलेजा यही है, लीवर भी यही है, जिगर भी यही है, ठीक है ना। सारी ताकत यहीं से लगती है।
आप कोई बड़ी एक्सरसाइज करिए, जिम करिए, आपकी ताकत यहाँ से लगती है। आप कभी देखिए जब भारी वेट लिफ्टिंग उठाएंगे तो जब ऐसे करेंगे ना और भार पड़ेगा जब, तब आप पूरी ताकत क्षमता पेट से आएगी। कभी क्या करिएगा, वो लीवर से लगती है, ठीक ना। तो ये मत सोचिएगा कि ताकत यहां से लग रही है। इसीलिए जॉइंटिस जब होता है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या कहता है, बेड रेस्ट करने को कहता है। प्राथमिक दवा जो सबसे प्राइमरी मेडिसिन है जॉइंटिस की, हेपेटाइटिस ए की, नॉर्मल पी लिया, वो क्या है, बेड रेस्ट। और ऑयली चीज छोड़ दीजिए, जॉइंटिस की दवा कोई नहीं आती। काहे भैया, लीवर ने अपना फंक्शनिंग बंद कर दिया है। अभी आप बेड रेस्ट करिए, पालक खाइए, गन्ने का जूस पीजिए, फिर से वो जैसे उस पे बिलिरुबिन का आवरण हटेगा वो अपना काम करना शुरू करेगा। अब सब बताएंगे आपको क्या चीज कैसे है, ठीक। तो लीवर आया, तो सबसे पहले लीवर से जो बेसिक क्वेश्चन उठता है कि इसका वेट कितना है, तो लिख लीजिएगा 1.5 से 2 किलोग्राम। 1.5 से 2 किलोग्राम। जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं ना तो विचित्र विचित्र आंसर आते हैं लीवर के वजन में। कोई 5 किलो का लीवर लेके बैठता है, कोई 10 किलो का लेके बैठता है, कोई 500 ग्राम का, ठीक है। तो आज सच्चाई जान जाइए, लीवर का वजन 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। हाँ, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो लिख लीजिएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है, मतलब बिग लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। लिखिएगा ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर ही होती है, ठीक ना। दूसरी बात, लीवर किस सेल से बना है भाई, तो लीवर बना ही होता है हेपेटिक सेल का, ठीक ना, जिसे बोलते हैं हिपैटिक कोशिका। इसे बोलते हैं हिपैटिक कोशिका। लीवर इसी से बना होता है, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछ देता है तो लोग कोफर बताते हैं, कोफर नहीं, कोफर इसकी एक स्पेसिफिक सेल है, बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन लीवर जिससे बना है हेपेटिक कोशिका, इसी से बना है हेपेटाइटिस। हेपेट का मतलब ही होता है जिगर, टाइटिस का मतलब सूजन। तो लीवर में जब सूजन होता है उसी को आप बोलते हैं ज्वाइंटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस ए। तो लीवर किससे बना है भाई, तो ये बना होता है हेपेटिक कोशिका का, ठीक। अगली बात किया जाए क्या, तो लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आगे काम आएगा। यह क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ही ठीक कर लेता है, ठीक है। जो लीवर होता है ना, ये क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ही ठीक कर लेता है। इंग्लिश में लिख लीजिएगा, इट रिपेयर्स डैमेज्ड ऑर्गन्स ऑटोमेटिकली, ठीक है। इट रिपेयर्स डैमेज्ड ऑर्गन्स ऑटोमेटिकली, यह क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ही ठीक कर लेता है। अब मैं समझाता हूं कैसे, ध्यान से देखिएगा। जैसे कोई भी व्यक्ति, ठीक ना, जब किसी के, पहली बात कोई पूछे आपसे कि शरीर में लीवर कहाँ होता है, तो लीवर दाईं तरफ होता है, बाईं मत कहिएगा। हार्ट आपका हल्का बाईं तरफ है और लीवर हमारा दाईं तरफ होता है। तो कोई अगर आपके लीवर में चाकू मार दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चाकू लिए दिए, आप डॉक्टर के पास चले जाइए कि डॉक्टर साहब लीजिए चाकू निकाल दीजिए, निकाल दिए, काम हो गया। क्यों, क्योंकि लीवर क्या कर रहा है, यह अपने क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ही ठीक कर लेता है, अपने आप रिपेयर का काम शुरू हो गया। लीवर ऐसी ग्रंथि होती है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बाएं तरफ अगर पड़ गया चाकू गोली तो दिक्कत है, इधर कोई दिक्कत नहीं है, लीवर अपना काम आधा तो खुद ही कर लेता है, ठीक। दूसरी बात देखिएगा, ये 4 प्रकार के जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं प्रोटीन, उनका निर्माण करता है, ठीक ना। तो मैं नेक्स्ट पेज लेता हूं, नहीं तो आपको नीचे हो जाएगा, या तो कोई दिक्कत नहीं, इतने में दिखाई देगा, लिख लीजिए यहीं पे। वो 4 प्रोटीन कौन है जिसका निर्माण करता है, तो वो है आपका सबसे पहला, लिखिएगा, प्रोथ्रोम्बिन। मैंने इसकी भी चर्चा पहले टॉपिक में की है, प्रोथ्रोम्बिन। दूसरा है आपका, ये ब्लड क्लॉटिंग में सब हेल्प करते हैं, मैंने विटामिन के जब पढ़ाया था पहले टॉपिक में सब पढ़ाया है, प्रोथ्रोम्बिन। दूसरा है आपका फाइब्रिनोजन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है ब्लड में पाए जाने वाला, जो ब्लड क्लॉटिंग में सबसे अधिक हेल्प कराता है। तीसरा है एल्बुमिन, और चौथा है हिपैरिन।
और ये सभी के सभी क्या है, ये प्रोटीन है। और इन चारों प्रोटीन का निर्माण लीवर में ही होता है, सॉरी लीवर की सहायता से होता है, ब्लड में होता है। ठीक, तो प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन और हिपैरिन, ये चारों प्रोटीन का निर्माण करता है लीवर करता है। ठीक, और बाकायदे मैं इसको पहले चैप्टर पढ़ा दिया हूं, आगे भी जब हम पढ़ाएंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जब चलेगा आपका चौथा टॉपिक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है ना, हृदय परिसंचरण तंत्र, उस समय ब्लड में हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक, उसके निश्चिंत रहिएगा। और पिछला टॉपिक जरूर देख लीजिएगा, जो पहला है डाइजेशन, जिसके 6 वीडियो हैं। आगे देखा जाए, देखिए ध्यान से समझिएगा, लीवर ही हमारे शरीर में वो ग्रंथि है जो क्या बनाती है, मैंने पहला चैप्टर में बताया था आपको, बाइल जूस। ठीक, यहां ध्यान से समझिएगा, लीवर ही है जो बाइल जूस बनाता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं पित्त रस। ठीक है, और ये बाइल जूस होता क्या है, ध्यान से सुन लीजिए, बाकायदे बताऊंगा। हमारे शरीर में आरबीसी है ना, रेड ब्लड कॉर्पस्कुलस, लाल रक्त कणिकाएं, तो आरबीसी के मरने के बाद बनने वाला अवशिष्ट पदार्थ है रेजिडुअल मैटर। ठीक, जो आरबीसी मरी तो जो अवशिष्ट पदार्थ बना वो क्या बनता है, वो बनता है बाइल जूस। ठीक ना, और ये आरबीसी के मरने के बाद बनने वाला अवशिष्ट पदार्थ है जो क्या करता है, मल के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। मल का मतलब जब आप फ्रेश होने जाते हैं जो मल निकलता है उसी के रूप में ये बाहर निकल जाता है। ठीक, तो पहली बात तो इनका परिचय हुआ। अब ये पित्त रस को जरा और तोड़ा जाए कि ये पित्त रस कौन है, तो ये 2 चीजों से मिलके बने होते हैं। ठीक, बाइल जूस, जिसमें एक होता है बिलीवर्दीन। ठीक ना, ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछ चुका है, जितना पढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चन आता ही आता है। ये है बिलीवर्दीन। ठीक, बिलीवर्दीन है, बिलीवर्दीन। ठीक, और दूसरा होता है बिलीरुबिन, बिलीरुबिन। ठीक, और इसका भी लिख लीजिए हिंदी में बिलीरुबिन। क्लियर, बिलीरुबिन। ठीक, और जो बिलीवर्दीन होता है ये हल्के हरे रंग का होता है। ठीक, लाइट ग्रीन। और जो बिलीरुबिन होता है ये हल्के पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का, जिसे बोलेंगे लाइट येलो। ठीक, और बताया ना कि मल का रंग, जब आपसे क्वेश्चन करेगा एग्जाम में, मल का रंग किसके चलते पीला होता है, तो मल का रंग इसी के चलते पीला होता है, बिलीरुबिन के चलते। मल का मतलब जो सुबह लोटा लेके बैठते हैं ना फ्रेश होने, उसी को मल। ठीक ना, तो मल का रंग पीला इसी कारण होता है, बिलीरुबिन के कारण। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, बिलीरुबिन और बिलीवर्दीन, तो बिलीवर्दीन के बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है कि बिलीवर्दीन है ये, तो ये पूछता है किस रंग के होते हैं, हल्के हरे रंग के। लेकिन जब हमारे शरीर में, इसीलिए एक डेफिनेशन ये भी होती है बाइल जूस की, एक तो बताया कि आरबीसी के मरने के बाद जो बनने वाला अवशिष्ट पदार्थ है जो मल के रूप में शरीर से बाहर निकल रहा है। दूसरी बात कोई पूछे बाइल जूस का सामान्य परिचय, तो बताएंगे ये हल्के हरे और पीले रंग का चिपचिपा द्रव है। चिपचिपा द्रव होता है म्यूकस टाइप का। ठीक है, अब इसी बिलीरुबिन की जब मात्रा बढ़ जाती है ना रक्त के अंदर, इसी बिलीरुबिन की मात्रा जब ब्लड में, रक्त में बढ़ जाती है, ये एरो जो ऊपर होता है इसको सिंपल सा बढ़ने का सिंबल, तो इसी की मात्रा जब रक्त में ना बढ़ जाती है उसी को आप नाम देते हैं क्या, ज्वेंडिस। की फलाने साहब को ज्वेंडिस हो गया या आपको ज्वेंडिस हो गया, जिसे आप कहते हैं पीलिया। पीलिया मतलब ड्रिंकर नहीं, पीलिया मतलब रोग, पीलिया डिजीज। तो बिलीरुबिन की ही मात्रा जब रक्त में बढ़ती है तो इसी को आप बोलते हैं ज्वेंडिस हो गया, पीलिया हो गया, पूरे बॉडी पे, आंख पे, नाखून पे पीलापन छा गया। ठीक है ना, तो अच्छा, तब ये बात होगी इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो इसकी जो सामान्य मात्रा है, नॉर्मल रेंज, ठीक ना, वो रक्त के अंदर, सारा खेल ब्लड के अंदर ही होता है, रक्त के अंदर इन ब्लड कितना भाई, 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये mg/dl का मतलब मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक ना,
पिछली बार मैंने क्वेश्चन इंडिकेट भी किया था, शुगर भी होता है इसी यूनिट पे। 70 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ये सामान्य शुगर, नॉर्मल शुगर की इकाई है, इतना नॉर्मल रेंज है। और क्वेश्चन क्या पूछा आईएएस में, तो उसने ये नहीं पूछा 70 140 140 से 180, उसने पूछा कि शुगर की यूनिट क्या होती है, यही जो आप देख रहे हैं ना mg/dl। तो क्वेश्चन नोट्स में सब होता है इंपॉर्टेंट, कहीं से बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब मैं सोचता हूं बकायदे कि आप, उम्मीद करता हूं कि पूरी तरह लीवर के काम समझ गए होंगे, ठीक। लीवर है ये परिचय कैसे जॉन्डिस होता है, ठीक। अभी काम बाकी है, ये तो था बिलिरुबिन से। फिर क्या करता है लीवर, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, फिर इनकी एक जिम्मेदारी है बहुत बड़ी, इनको सौंपी गई है, और जो ये शरीर में काम करते रहते हैं, ठीक। ये अमोनिया को चेंज करते हैं, किसमें, यूरिया में, ठीक है। तो जब आपसे क्वेश्चन करेगा कि अमोनिया को यूरिया में कौन चेंज करता है, तो आप बताएंगे आंख मूंद के लीवर अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है। अमोनिया जो है ना बहुत घातक पदार्थ है, और ये हमारे साग सब्जी द्वारा शरीर में जाता रहता है, ठीक। तो अमोनिया बहुत ही विषैला पदार्थ है, घातक मतलब विषैला मतलब पॉइजनिंग, ठीक है ना, पॉइजन। अब ये क्या करता है कि ये अमोनिया को लीवर बहुत भारी मशक्कत करके, डेली का रूटीन है इसका, क्या बना देता है, यूरिया में चेंज करता है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, और फिर यूरिया कहां जाती है, किडनी इसे अपने पास ले लेती है और पेशाब के माध्यम से निकाल देती है कि यूरिन के माध्यम से तुम निकलो। तभी तो जब आपको कोई भी बीमारी होती है दो ही चेक होता है ना, एक डॉक्टर क्या कहता है, ब्लड टेस्ट कराइए, दूसरा यूरिन टेस्ट कराइए, सारी चीज निकल आती है। अगर आपके यूरिन में यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिनिन ये सब मिलने शुरू हो गए, मतलब कि आपके यूरिनरी जो ट्रैक है उसमें इंफेक्शन शुरू हो गया है, ठीक है। तो लीवर क्या करता है, अमोनिया को भारी मशक्कत के बाद यूरिया बनाता है, ठीक। और यूरिया किडनी अपने पास ले लेती है और फिर यूरिन के माध्यम से निकाल देती है। लेकिन जैसे ही आप पेशाब रोकते हैं, इसीलिए बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, पेशाब नहीं रोकना चाहिए। जैसे ही आपने पेशाब रोका तो बहुत भारी मशक्कत के बाद अमोनिया जो है वो लीवर ने यूरिया बनाया और दे दिया, पेशाब निकलो, किडनी निकाल रही है, आपने रोक लिया। अब जैसे ही रोका पेशाब वो फिर से पीछे चला गया यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है, मूत्राशय में। और अब जब ऊपर गया, आपने पेशाब रोक लिया, तो फिर क्या हुआ, फिर जो बहुत ही मुश्किल से यूरिया बना था अमोनिया, फिर से अमोनिया बन गया। और अब जब आप यूरिन निकालेंगे, पेशाब करेंगे, तो यूरिया नहीं वो अमोनिया निकलेगा, और जो आपके नलिकाओं को, डक्ट को अंदर के काटता है, वेसल्स को, और आगे चल के वो पथरी का भी रूप लेता है, कई इन्फेक्शन भी उससे होता है, ठीक ना। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पेशाब नहीं रोकना चाहिए। दूसरी बात कि इसी यूरिया को निकाल देंगे तो ठीक है, जब अमोनिया निकालेंगे तो होता क्या है कि एक तो डायरेक्ट अमोनिया निकाल रहे हैं आप रोकने के बाद, और ये भी देख लीजिए एग्जांपल, जो पेशाब में महक आती है यूरिया के चलते नहीं, अमोनिया के चलते। जैसे आदमी पेशाब करता है और पानी नहीं डालता है, 10 मिनट छोड़ दीजिए और वहां लगातार पेशाब हो रही है, तो जो स्मेल आती है इतनी भयंकर, वो किससे आती है, अमोनिया से आती है। इतना खतरनाक है अमोनिया कि एक बाउंड्री पे खड़े होकर दीवार पेशाब कर देंगे, दीवार गिर जाएगी, ठीक ना, इतनी ताकत है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अमोनिया से यूरिया बनाने का काम कौन करता है, लीवर करता है। अगला काम क्या है इनकी जिम्मेदारी, फिर इनको एक ठेका दिया गया है, ये ग्लूकोज को चेंज करते हैं, किसमें भाई, ग्लाइकोजन में, जिसको मैंने आपको बकायदे पढ़ाया था पहले ही टॉपिक में, सब पहले टॉपिक का है। ग्लाइकोजन का अर्थ ही होता है संचित भोज्य पदार्थ, स्टोरेड फूड मटेरियल, ठीक है, इसका नाम ही है, ग्लाइकोजन का अर्थ ही होता है संचित भोज्य पदार्थ, स्टोरेड फूड मटेरियल। इसके बारे में मैंने पहले टॉपिक में बहुत ही विस्तृत एक अलग से इसकी 10 मिनट क्लास ली हुई है, उसको देख लीजिएगा। ये एक होता क्या है, क्यों, क्योंकि ये पॉलीसेकेराइड का पार्ट है। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट है ना, उसके 3 टाइप हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड जो 3 टाइप हैं, मोनो के भी हैं, डाई के भी हैं। जो पॉली के वो क्या है, स्टार्च है, दूसरा ये ग्लाइकोजन है,
और तीसरा फाइबर है या सेलुलोज। क्लियर? तो इसको मैंने बाकायदे बताया है और ये क्वेश्चन पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने का काम कौन करता है? लीवर करता है, और इसको हमेशा अपने पास रखता है। काहे रखता है? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, जानते हैं तो, और नहीं जानते हैं तो पिछली वीडियो देखिएगा मेरी, ठीक है? इसी प्लेलिस्ट में दिखाई देगी। तो इसका काम क्या है भाई? अमोनिया को यूरिया बनाना, चेंज करना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में चेंज करना, ठीक है? फिर अगला काम है, इनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि चलिए अब आप कार्बोहाइड्रेट्स को फैट में चेंज करिए। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स, इस धरती पे जितनी भी मीठी चीजें हैं वो कार्बोहाइड्रेट है। तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ये चेंज करता है किसमें? फैट में। और फिर भी आप नहीं मान रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट को चेंज किया फैट में। जैसे आपने मिठाई खाया फैट में चेंज किया, थोड़ा सा खूब खाए, रोज खा रहे हैं, अब जितना अधिक खाएंगे खाए फैट में चेंज, खाए फैट में चेंज। 10 रसगुल्ला रोज खा रहे हैं, सीधे फैल के समियाना बन जाएंगे या सोफा सेट, कोई रोक नहीं सकता, ठीक ना? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को चेंज करने का काम फैट में कौन करता है? लीवर करता है। उसका काम है मीठी चीज खा रहे हैं, मिठाई जैसे खाते गए, उस लीवर तुरंत उस कार्बोहाइड्रेट को फैट बनाता चला गया, ठीक ना? और फिर जब और नहीं मानेंगे तो फिर क्या करता है? ये इसी कार्बोहाइड्रेट को चेंज किया फैट में, और फिर ये फैट को चेंज कर देता है किसमें? जिसको आप बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल में, ठीक? और कोलेस्ट्रॉल को ही बोलते हैं हिंदी अर्थ में चिकनाई, ठीक ना? और यही जमता है हार्ट की नलिकाओं में, वेन आर्टरी वेसल्स में, हार्ट में, ठीक ना? जिससे हार्ट अटैक होता है, मर भी सकते हैं, इतना खतरनाक है, ठीक है? तो कोलेस्ट्रॉल से बच के रहना है। कोलेस्ट्रॉल अधिक ही जब मिठाई का सेवन करने लगेंगे, अधिक मतलब अधिक, ये नहीं कि 2-3 मिठाई खा रहे हैं तो फिर आपको शुगर हो गया। और ये, और दूसरी बात कि मिठाई खाने से शुगर कभी नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। शुगर होने का, डायबिटीज होने का अलग प्रोसेस है। मैं इसी ग्लैंड में पढ़ाऊंगा, जब पढ़ाएंगे मिक्स्ड ग्लैंड, और जब टॉपिक खत्म होगा तो बताएंगे आपको डायबिटीज मिलिटस मेन शुगर होता कैसे है। तो उसके 3 ही कारण हैं, जेनेटिक मेकअप पहला, दूसरा है आपका स्ट्रेस या टेंशन, और तीसरा है ओबेसिटी, मोटापा, ठीक ना? अगर आप 1.5 कुंतल 1 कुंतल से ऊपर चले जाएंगे तो फिर जरा वहां पे लिमिट कर लीजिए। हाँ, अगर आपकी हाइट उतनी लंबी नहीं, हाइट अगर लंबी है 6 फीट से ऊपर है और तब आप 1 कुंतल तक टच कर रहे हैं तो भी है कि आप कम करिए, लेकिन खतरनाक नहीं है, ठीक है ना? हाइट से भी वेट होता है। तो लीवर क्या किया? अमोनिया को यूरिया में चेंज किया, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज किया, कार्बोहाइड्रेट को फैट में, और फिर भी आप जब नहीं माने, फैट बढ़ गया फिर भी खाए जा रहे हैं, तो उसको कोलेस्ट्रॉल में। आप समझ गए? इसीलिए क्वेश्चन भी पूछा है कि मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहां बनता है? तो इसको लिख लीजिएगा कि मनुष्य के शरीर में जो सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल है, सर्वाधिक का मतलब सबसे अधिक, ठीक है? जो सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल है वो कहां बनता है? वो लीवर में बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए। अब यहां एक बात समझिएगा, एक टर्म्स है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं कूफर सेल, ठीक ना? कूफर कोशिका। ये हमारे लीवर की एक विशिष्ट कोशिका होती है, ठीक ना? स्पेसिफिक सेल। और ये क्या है भाई? तो लिख लीजिएगा, एक विशिष्ट कोशिका है, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो, अब ध्यान समझिए क्या मैं कहना चाह रहा हूं, स्पेसिफिक सेल है। कहें जब भी हमारे लीवर में कोई प्रॉब्लम होती है तो यही कूफर कोशिका क्या करती है? उस प्रॉब्लम से बचा लेती है। जैसे लीवर पे कोई भी अगर चोट आई, तो जैसे शराब पी रहे हैं, सबसे अधिक जो ड्रिंकर होते हैं, अब वो शराब पीना शुरू किए तो लीवर में हमारी जो कूफर सेल है यही रक्षा करती है, और क्या करती है? ये मर जाती है। पिए, मरी। उसके बाद आपको मैं पढ़ाया कि लीवर क्या करता है? डैमेज्ड ऑर्गन्स को ऑटोमेटिकली क्या करता है? रिपेयर कर रहा है, अपने क्षतिग्रस्त अंगों को खुद ही ठीक कर लेता है। शराबी ने, लीवर का सबसे मेन दुश्मन कौन है? शराब, अल्कोहल, ठीक है? तो जैसे ही आपने, मतलब शराबियों ने शराब पिया
कुफर सेल मरी, फिर सुबह कुफर सेल उठ खड़ी हुई। क्यों? क्योंकि लीवर अपने अंगों को खुद ठीक कर लेता है, डैमेज ऑर्गन को ठीक रिपेयर कर लिया। फिर पिए, फिर गिरी, फिर उठी। अब सुबह शाम एकदम उठौने किए हैं, मतलब ढरकाए जा रहे हैं, बोतलें खोल के ड्रमें खोल के पी रहे हैं, पाइप लगा लिए हैं ड्रम में दारू के लिए, दिन रात बेड पे बाहर भीतर कहीं भी जाते हैं ड्रम लेके चल रहे हैं। पीछे जैसे देखते हैं ना जो छिड़काव करते हैं खेत में उर्वरक कीटनाशकों का, ठीक है ना, तो वैसे ही अगर टांग लिए हैं और दिन रात पी रहे हैं तो फिर क्या होगा? फिर कुफर सेल को आपने उठने का मौके नहीं दिया, वो गिरे रह गई, गिरे रह गई, पड़ी रह गई, तो क्या हुआ? अब लीवर डैमेज हो गया आपका। उसी को बोलते हैं हेपेटाइटिस सी, लीवर सिरोसिस या लीवर कैंसर। क्लियर? हेपेटाइटिस ए जो आपको होता है जॉन्डिस, बी का पहले लगता है वैक्सीन टीका, वो भी खतरनाक है, लेकिन सी हो गया तो कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि वो लीवर सिरोसिस या लीवर कैंसर है। और वो बहुत ही ज्यादा जो ड्रिंकर हैं, हाई अल्कोहल पीने वाले हैं, उनको होता है। ठीक है, तो यही होता है कुफर सेल। और इसीलिए इसमें एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है कि पूछता है कि शराब से और प्लस जहर, लिख लीजिएगा, अल्कोहल प्लस पॉइजन, जहर से ये कोशिका क्या होती है? नष्ट हो जाती है, मतलब खराब हो जाती है। ठीक है, तो जब पुलिस पोस्टमार्टम में जब हमारे लीवर के सेल को चेक करता है तो क्वेश्चन पूछा जाता है किस सेल को चेक करता है कि जहर से इस व्यक्ति की मौत हुई है, तो यही कुफर सेल की चेक होती है कि इस व्यक्ति को जहर देके मारा गया है, ये मर चुका होता है, एक तरह से पूरा काला पड़ चुका होता है, तो तुरंत पता चलता है कि अच्छा इस व्यक्ति को जहर देके मारा गया है। क्लियर? एक क्वेश्चन और है इसी लीवर से, जो मुझे याद है, मेन टर्म्स लिख लीजिए, क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि जो हम एडल्ट हैं, ठीक है ना, तो एडल्ट में जो हमारे ब्लड बनता है, वो ब्लड हमारे कहाँ बनता है? हमारे शरीर में खून कहाँ बनता है? तो आप बताते हैं बोन मैरो में, जिसे आप बोलते हैं अस्थि मज्जा। लेकिन अगर यही आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भ्रूणीय अवस्था में या भ्रूण अवस्था में, इंग्लिश वाले गौर से सुनिएगा, भ्रूणीय अवस्था का मतलब फीटस, अब समझ गए होंगे, फीटस। तो भ्रूणीय अवस्था जो फीटस में, मतलब जो बच्चा अभी मां के गर्भ में है, 9 महीने हो गया, 1 घंटे बाद पैदा हो जाएगा, लेकिन 1 घंटे पैदा होने में भी समय अभी आए अंदर, जब अंदर है उस भ्रूणीय अवस्था में उसका ब्लड, क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है ना, सीडीएस के एग्जाम में यूपीएससी जो कराती है, कि उस भ्रूणीय अवस्था में, उस भ्रूणीय अवस्था के बालक का जो गर्भ के अंदर है उसका ब्लड कहां बनता है, तब आप बताएंगे क्वेश्चन कि लीवर के ही मेसोडर्म में। लीवर का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं मेसोडर्म, ठीक, और भ्रूणीय अवस्था में जो बच्चा गर्भ में है उसका खून लीवर के मेसोडर्म में बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज आपकी क्लास पूरी कंप्लीट हुई है केवल एक्सोक्राइन ग्लैंड की, ठीक। ये था बहिर्स्रावी ग्रंथि। जो लोग दावा करते हैं कि यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, कोई कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी यूपीएससी की क्लास मैं दूंगा आपको एकदम, जो आप प्री और मेंस खूब ठाट से पढ़िए, और पूरे सब्जेक्ट जो मुझे छात्र जानते हैं वो जान रहे होंगे, मैं सारा विषय पढ़ाता हूं, पूरा जीएस, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, बशर्ते आप मन से पढ़ाई करें, और जो मैं बताया उसको एकदम आपको बातें याद होनी चाहिए मेरी तरह, जैसे मुझे याद है। मैं यही चाहूंगा कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट या यूपीपीएससी एस्पिरेंट, या जितने भी आप स्टेट में दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मेरी तरह ही आप एकदम बिल्कुल याद कर लीजिए, समझ जाइए बातों को, फिर देखिए कोई दिक्कत नहीं होगा, और ये जिम्मेदारी मैं कराऊंगा। आज मैं ये इतना उम्मीद करता हूं कि ये पढ़ाया हूं, आप अगर इस वीडियो को 2 बार देखेंगे तो वास्तविकता है कि दूसरे को पढ़ा देंगे, और दूसरे को पढ़ाने का मतलब कि आपका ये विषय, ये टॉपिक तैयार हो गया, ठीक है। कमेंट करिएगा जरूर वीडियो कैसी लगी, कुछ क्वेश्चन पूछा था बीच में उसका आंसर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आप लाइक में बहुत कंजूसी करते हैं, और जितना हो सकेगा शेयर करिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सी अच्छी वीडियो उन लड़कों के पास नहीं पहुंच पाती है जहां पहुंचनी चाहिए, और लाखों वीडियो हैं एक एक कंटेंट के जो कई बार सर्च करने पे नहीं सामने आते, इसीलिए कहा जाता है कि शेयर करिए, ठीक है। तो दिल खोल के शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और मन से पढ़िए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।